तो कल हम पित्तज गुल्म के कारण और लक्षण देख रहे थे। लास्ट लास्ट में पित्तज गुल्म के कारणों में पित्तज आहार, पित्तज विहार और बाकी पित्त प्रकोप करने वाले कुछ चीजें। हर गुल्म में वात का प्रकोप, वात की वृद्धि अवश्यंभावी होती है। ये हमने कल वाले लेक्चर में समझ लिया था। तो इसीलिए पित्त गुल्म होने वाले व्यक्ति में भी कृशता, अवधातु की कमी जरूर से होगी। तो कृशता, ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार, इसके वजह से। फिर पित्तज आहार विहार, आम्ल, लवण, कटु, क्षार और दाहकारक चीजों के लेने से। पित्तज विहार, आतप सेवन, अग्नि सेवन की वजह से। फिर उष्ण, तीक्ष्ण, शुक्त मतलब फर्मेंटेड, व्यापन्न मतलब खराब, सड़ी गली चीजें खाने से। और अजीर्ण, अध्यशन, दूषित रक्त दूषित होने के जितने भी कारण हैं, अति मद्यपान और कारणों में क्रोध आदि, इन कारणों से पित्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है। अब इसके लक्षण देखेंगे तो ज्वर, तृष्णा, रक्तवर्ण, धूमायन। रक्तवर्ण कहाँ होता है? रक्तवर्ण उस जगह पर एब्डोमेन में जो उत्सेद आया है वहां, उसके आसपास हो सकता है। धूमायन, पेट में जलने जैसी वेदना। और कटु और आम्ल उद्गार, तीव्र परिणामशूल। मैंने कल कहा था कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कफ का है, बीच वाला पित्त का और नीचे वाला वात का। अब वात जब प्रकोपित होता है तो पूरे कोष्ठ में होता है, लेकिन वात का प्रकोप का मूल स्थान जो है वो नीचे वाला हिस्सा, पक्वाशय आदि। तो तीव्र परिणामशूल, क्योंकि पित्त के हिस्से में जब अन्न जाने लगता है, जब अन्न पचता है तो पित्त का प्रकोप होता है और उस समय परिणामशूल होता है। परिणाम मतलब डाइजेशन, डाइजेशन होते हुए जब शूल होता है तो उसको परिणामशूल कहते हैं। दिस वी कैन इजीली कोरिलेट विथ डाइवर्टिकुलाइटिस और अपेंडिसाइटिस। ये सब चीजों में बहुत इजीली कोरिलेट हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर जब अन्न जाता है, उस जगह पर जब अन्न जाता है तो वहां पर एक तो मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस की वजह से, दूसरा जो भी एंजाइम्स हैं वो वहां रिलीज होती है, जिसके वजह से नर्वस इरिटेशन होकर ये शूल होता है। जब रोगी बिना खाए होता है तो उस जगह पर पेरिस्टालसिस नहीं होता और एंजाइम सिक्रेट नहीं होती, तो नर्वस इरिटेशन नहीं होता। तो इसीलिए जब रोगी खाना नहीं खाता तब ठीक रहता है, और खाना खाता है तो दर्द, जैसे ही खाना पचना चालू हो जाता है या स्टमक से आगे निकल जाता है तब परिणाम शूल होना चालू हो जाता है। फिर गुल्म को छूने से वेदना, दिस ऑल्सो वी हैव सीन यस्टरडे दैट pain at the McBurney's point or even in diverticulitis, when you do a deep palpation you will get pain. A deep palpation will give you pain because the diverticula are irritated or diverticula are touched, they are already inflamed, and the nerve endings there get irritated and you get pain. Dah are all symptoms of irritation of the nerve endings. तो गुल्म को छूने से वेदना, ये वेदना जो है ये वातज गुल्म में नहीं होती, कफज गुल्म में नहीं होती, सिर्फ पित्तज गुल्म में होती है। स्वेदन होता है और कोष्ठ के अंदर या शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है। ज्वर उत्पन्न होता है, ये ऊपर वाले लाइन में कहा ही गया है। उसके बाद कुक्षी, हृदय, कंठ और वक्ष में दाह। इफ यू सी ऑल दीज पार्ट्स स्पेसिफिकली, कुक्षी इज द साइड वेयर द इंटेस्टाइन्स, कुक्षी, हृदय, कंठ और वक्ष, इसमें से कुक्षी जो है आर द साइट, इज द साइट वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन द फ्रंट एंड मोर ओवर एंड द लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो कुक्षी में, हृदय में दाह होने का कारण पित्त प्रकोप है, वैसे ही कंठ में दाह होने का कारण जो है दैट इज क्योंकि गुल्म में वात प्रकोपित होता है तो वात पित्त को ऊपर प्रक्षेपित कर देता है, फेंक देता है, और इसीलिए जो एसिडिटी है कंठ, वक्ष और हृदय, ये एरिया जो है दैट इज द होल इसोफेगस। तो इस इसोफेगस में भी इरिटेशन होके यहाँ भी दाह उत्पन्न होता है। दिस कैन ऑल्सो हैपन इन बॉवेल, ब्लॉकेज ऑफ द बॉवेल। जब बॉवेल नीचे से ब्लॉक हो जाता है तो जो भी अन्न है या जो भी एंजाइम्स है, सिक्रीशंस है, दे आर कहीं से तो बाहर आना चाहिए। सो ए रिवर्स पेरिस्टालसिस स्टार्ट्स एंड ऑल दिस इज प्रोपेल्ड, ऑल दिस इज थ्रोन अप।
तो उस नाउ the lining of mucosa of the upper part of the GI tract from the abdomen up or from the stomach up is moreover susceptible to acidic secretions. यहाँ पर एसिड ज्यादा होते हैं, जबकि ड्यूodenum से आगे अल्कली ज्यादा होती है. The food goes into from an acidic environment to an alkaline environment. तो जब नीचे कोई ब्लॉकेज है तो दिस फूड इज प्रोपेल्ड, दिस रिवर्स पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट्स एंड दिस फूड इज प्रोपेल्ड अप. तो वो जो जितनी भी अल्कलाइन सिक्रीशंस हैं वो सब ऊपर फेंकी जाती हैं, और बिकॉज द स्किन इज ससेप्टेबल टू अल्कलाइन सिक्रीशंस, स्किन अंदर की जो म्यूकोसा है वो एसिडिक के लिए बनी है, लेकिन अब वहां अल्कली आ रही है, तो इसीलिए हृदय, कंठ और वक्ष में दाह होना चालू हो सकता है. साथ ही साथ बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग इन द GI ट्रैक्ट टू रिड्यूस द पित्त, मूर्छा, भ्रम, शुष्कता जैसे लक्षण आते हैं. ये दोपहर में अधिक होता है, खाना खाने के बाद, यूजुअली लेट इन द आफ्टरनून. और दोष विपरीत आहार विहार इसको साथ में होता है, मतलब मधुर रस वाले या फिर तिक्त रस वाले या कषाय रस वाली चीजों से इसमें आराम होता है. नख, नेत्र, मल, मूत्र हरिद्र वर्णी, हल्दी की कलर के हो जाते हैं. दिस ऑल्सो वी हैव कोरिलेटेड दैट all anything which relates to the liver, anything which relates to the liver in this gulma will bring in bile pigments, bilirubin, biliverdin, all these pigments, they will come out in the rakta and they will start circulating, they will be filtered by the kidneys, they will show their existence in the blood in the sclera of the eye. तो इसीलिए पित्तज गुल्म के लक्षण में इतने सब लक्षण दिखते हैं. यहाँ ध्यान रखने की चीज ये है कि हर लक्षण हर प्रकार के गुल्म में नहीं दिखेगा. दीज आर जस्ट ऑल द सिम्टम्स विच दे हैव एन्यूमरेटेड, बट इसमें से 3, 4, 5 लक्षण दिख सकते हैं. स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटेड टू द लिवर यू विल सी ऑल दीज सिम्टम्स. नाउ कफज गुल्म के कारण देखते हैं. कफज गुल्म में भी कृशता अवश्यंभावी है. ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार से कृशता आती है. साथ ही साथ कफज आहार और कफज विहार से भी कफ का प्रकोप होता है. तो यहाँ पर वात का भी प्रकोप हुआ है, गुल्म है इसलिए, और कफ का भी प्रकोप हुआ है. कफ का प्रकोप होने से स्रोतोरोध हो जाता है, सिस्टम्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे वात को घूमने के लिए, बढ़े हुए वात को घूमने के लिए जगह नहीं मिलती. और जब बढ़े हुए वात को घूमने के लिए जगह नहीं मिलती तो वात और प्रकोपित हो जाता है, और प्रकोपित हो जाता है. ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक अ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. The person is seeking attendance, attention, he is doing tantrums. अगर आपने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया या चिल्लाया तो वो और tantrums दिखाना चालू कर देता है. तो सिमिलरली वात जो है वो पहले से बढ़ा हुआ है, ऊपर से कफ से अवरोध हो गया है, उसको जाने, मतलब पहले ही बढ़े हुए वात को बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही जाने आने को, तो वो कफज गुल्म उत्पन्न कर लेता है. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द संप्राप्ति ऑफ द डिसीज. तो कफज आहार में शीत, गुरु, स्निग्ध आहार, ज्यादा करके इक्षु रसात्मक या दूध, घी की चीजें, ये सब चीजें जो हैं ये कफ प्रकोपक है. ये जितने भी इक्षु रस से आने वाली गुड़, शक्कर, ये भी कफ प्रकोपक आहार है. तो मधुर, आम्ल और लवण, खास करके मधुर रसात्मक जो चीजें हैं, जो स्निग्ध है, शीत है, गुरु है, ऐसी चीजें जो हैं ये कफज गुल्म को उत्पन्न करती है. जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, सो व्हाट यू टू डू इज यू हैव टू राइट द गुण ऑन वन साइड, एक साइड पे कफज आहार. अब मैंने तो यहाँ पर बहुत ब्रीफली लिखा है, बट व्हाट यू टू राइट इन द एग्जाम इज व्हेन यू आर, 1 minute I'll show you. So when you are writing in the exam, what you have to do is you have to write that कफज गुल्म के कारण, 1 नंबर कफज आहार, फिर उसमें शीत गुण, गुरु गुण, स्निग्ध गुण, मधुर रस, और यहां पर फिर शीत गुण के आगे 2 डॉट करके उसके 1-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. शीत गुण वाले 1-2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. शीत गुण वाले एग्जाम्पल्स, जैसे अगर गुरु गुण के एग्जाम्पल लिखने को जाओ तो दूध या रबड़ी से बनी हुई चीजें, या फिर स्निग्ध गुण के एग्जाम्पल घृत या घी आदि से बनी हुई चीजें. शीत गुण में अगर लिखने को जाओ तो मंदक या फिर शीत सुरा, और स्निग्ध गुण में लिखने को जाओ तो
स्निग्ध गुण तो मैंने बता दिया। मधुर रसात्मक लिखने को जाओ तो दूध के पदार्थ इक्षुरस। तो इस तरह से ये लिखना है तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। एट द सेम टाइम यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन, यू आर राइटिंग एवरीथिंग विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो दिस, अदरवाइज क्या होता है कि वी यूजुअली स्टार्ट टेंड टू राइट आउट ऑफ द क्वेश्चन। राइटिंग इन द क्वेश्चन एंड राइटिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट वी कम टू कफज विहार। ना कफज विहार में आराम करना, श्रम नहीं करना, दीवा स्वाप करना, ऑल दीज थिंग्स कम इन कफज विहार। कफ के प्रकोपक विहार जितने भी हैं वो आप लिख सकते हैं। विचित्र आहार में विरुद्ध आहार जो है, जो आम और कफ की उत्पत्ति करता है, वो कफज गुल्म का कारण है। और लास्ट में अमात्रासन, अति मद्यपान तीनों में है। वातज गुल्म में भी अति मद्यपान है, पित्तज गुल्म में भी अति मद्यपान है, और कफज गुल्म में भी अति मद्यपान है। नाउ द वाई दो इन अति मद्यपान इट इज मेंशन्ड इन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ दोष, it is very important to note that the गुण of the मद्य are different. फल से बनी हुई मद्य जो है वो फल से बनी हुई मधुर रस वाली और गुरु होती है, सॉरी मधुर रस वाली और लघु होती है। तो दैट इज अ डिफरेंट मद्य। इक्षु रस से बनी हुई जो है वो आम्ल रस वाली और गुरु होती है। और सेम अगर धान्य से बनी हुई है, ग्रेन से बनी हुई है, तो वो मधुर रस वाली और लघु होती है, या कषाय रस वाली और लघु होती है। तो अलग अलग प्रकार के मद्य यहाँ पर अति मद्यपान में अध्यारुत है या एक्सपेक्टेड है। अति मद्यपान इज नॉट सिंगल, मतलब वातज गुल्म अगर एक पर्टिकुलर मद्य पी के होगा तो पित्तज गुल्म भी उसी से होगा और कफज गुल्म भी उसी से होगा, ऐसा नहीं है। मद्य के जो भी गुण बताए हैं चरक सूत्र स्थान के द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में, तो उस अलग अलग प्रकार के मद्यों का इन गुल्मों से लक्षण है या इन गुल्मों से रिलेशन है। अमात्राशन मतलब मात्रा के बाहर खाना या ज्यादा खाना, पेट भर के तृप्ति होने तक खाना, आकंठ खाना, गले तक खाना, इतना खाना कि अभी और दो चार निवाले खा लिए तो उल्टी हो जाए, तो अमात्राशन कफज गुल्म का कारण है। अजीर्णाशन, पुराना खाना पचा नहीं है, अजीर्ण आहार के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं, और ऐसे ऐसे समय पर और खाना भी कफज गुल्म का लक्षण बन सकता, कारण बन सकता है। कारण ये है कि ऐसे अजीर्णाशन से नॉट ओनली कफ प्रकोपित होता है लेकिन आम भी प्रकोपित होता है, और ये दोनों से स्रोतोरोध होता है। कफ सांद्र है और आम जो है वो पिच्छिल है, तो इसीलिए वो कफ प्रकोप करवाता है और स्रोतोरोध करवाता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट इन डिटेल। अजीर्णाशन अगर लिखेंगे तो उसके सामने अजीर्णाश, इफ यू हैव नथिंग टू राइट और इफ यू डोंट रिकलेक्ट, इफ द क्वेश्चन इज अ लिटिल बिगर, सो व्हाट यू कैन राइट इज अजीर्णाशन, और उसकी वजह से कौन से गुण या संप्राप्ति के कौन से पार्ट में हेल्प होती है, दैट ऑल्सो यू कैन राइट। It is very difficult to explain each and every term because of three things. One is the limitation of time, and second is that most of the things you have already learned in first and second year as basics. What you have to do in third year is you have to apply those basics into your paper, writing the paper. So कफज गुल्म के ये कारण है। उसके बाद हम चलते हैं कफज गुल्म के लक्षण पे। कफज गुल्म के लक्षण में शीत ज्वर, देखो पित्तज गुल्म में ज्वर लिखा था, यहाँ पर शीत ज्वर लिखा है। ज्वर का मतलब यह है कि देहेंद्रिय मन संताप। अब यहाँ पर ताप जरूर आता है लेकिन ठंडी होती है। रुग्ण को शीत ज्वर मतलब अंदर से भले गर्म लगे लेकिन बाहर से बदन ठंडा रहता है, थोड़े से शिवरिंग जैसी हो सकती है और बदन ठंडा पड़ जाता है, तो इसीलिए इसको शीत ज्वर कहते हैं। मतलब ज्वर के बाकी सिम्टम्स होते हैं लेकिन संताप नहीं होता। ताप होता है लेकिन संताप नहीं होता, गर्मी नहीं होती। फिर अगर कफ ज्यादा है तो वमन होगा, निद्रा, आलस्य, स्थैमित्य। निद्रा ज्यादा आएगी, नींद ज्यादा आएगी, आलस्य, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, पड़े रहने की इच्छा होगी, क्योंकि उठते हैं तो कफज गुल्म गुरु होता है। गुरु होने की वजह से जो एब्डोमेन में नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है और इसीलिए पड़े पड़े रहने की इच्छा होती है।
स्थैमित्य मतलब एब्डोमेन या पूरे बदन पर गीला कपड़ा लपेटने जैसी संवेदना, गीला कपड़ा लपेटने जैसी संवेदना होती है। साथ ही साथ अरुचि और अविपाक, ये दो लक्षण बताए हैं। क्योंकि पुराना खाना पचा नहीं है या पुराना खाना वैसे ही सड़ा पड़ा है और बिल्कुल भी भूख नहीं है, खाना खाने की इच्छा नहीं है, मुंह में रुचि नहीं है। और अविपाक मतलब जो भी खाना खाया है या जो भी खाना खाया जाएगा उसका विपाक नहीं होता, अग्निमांद्य हो गया है, उसमें डाइजेशन नहीं होने वाला। ऐसे कंडीशन में भी दोष विपरीत आहार विहार से अच्छा लगता है। दोष विपरीत आहार विहार मतलब कटु तिक्त कषाय। तिक्त रस से आम का पाचन होता है, कटु रस से अग्निवर्धन होता है और कषाय रस से स्तंभन होता है। तो इस स्तंभन अग्निवर्धन मतलब अन्न को वहीं रखा जाएगा, अग्नि का कार्य होगा, आम का पाचन होगा। तो इस वजह से कफ में आहार विहार ये साथ में होता है या रोगी को अच्छा लगता है ऐसे आहार विहार लेने से। त्वचा, नख, नेत्र, मल मूत्र श्वेत वर्णी हो जाते हैं। अब ये श्वेत वर्णी होने का रीजन क्या है? वाई ऑल दीज थिंग्स आर रक्त वर्णी, ये रक्त वर्णी क्यों होते हैं? त्वचा, नेत्र, नख रक्त वर्णी इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर खून का दौरा होते रहता है। देर इज ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली बिलो दीज एरियाज। जब आपका खाना पचा नहीं है तो पचने के लिए व्हाट हैपन, जैसे आमवात निदान में आपने आमवात पढ़ा होगा, तो आमवात में उन्होंने क्या लिखा है कि अगर खाने के बाद तुरंत श्रम या एक्सरसाइज करें तो आमवात उत्पन्न होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि एक्सरसाइज जब करते हैं तो खून का दौरा जो है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मूव्स टू द पेरिफेरी, मूव्स टू द पेरिफेरी। आपके पेरिफेरल मसल्स पे, हाथ पांव के मसल्स में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जबकि डाइजेशन के वक्त सर्कुलेशन मैक्सिमम कहाँ एक्सपेक्टेड है? मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स द जीआई ट्रैक्ट। तो इसीलिए because it moves to the periphery, the digestion is not proper, and because the digestion is not proper, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आम उत्पन्न होना चालू हो जाता है। तो यहाँ तो जीआई ट्रैक्ट में ऑलरेडी कफ और आम प्रकोपित है। तो प्रकोपित होने की वजह से जो भी खून का दौरा है या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, दैट इज मोर टुवर्ड्स द जीआई ट्रैक्ट। और इसीलिए त्वचा, नख, नेत्र यहाँ पर ये पेरीफेरी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने की वजह से ये सब चीजें श्वेत वर्णी दिखना चालू हो जाता है। और अगर कफज गुल्म की ठीक तरह से चिकित्सा नहीं की जाए तो क्या होता है? रुद्रोग, कास और श्वास, रुद्रोग, कास और श्वास ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, ऐसे उनका कहना है। उसके बाद द्वंद्वज गुल्म जो है, द्वंद्वज गुल्म, उनके लक्षण जो हैं ये ऑलरेडी हमने बता दिए हैं, या रो मतलब वातज, पित्तज और कफज के हिसाब से हमको समझने चाहिए। सन्निपातज गुण के लक्षण, गुल्म के लक्षण लेकिन अलग प्रकार के बताए हैं उन्होंने, क्योंकि ये प्रकृति विषम समवाय सिद्धांत के अंडर आता है। तो इसीलिए सन्निपातज गुल्म के लक्षण जो हैं वो उन्होंने अलग बताए हैं। सन्निपातज गुल्म के लक्षणों में उन्होंने बताया है एक अति वेदना, बहुत सारी वेदना होगी। अति कठोरता, गुल्म जो है वो बहुत कठोर लगेगा, सिर्फ उत्सेद नरम या मृदु नहीं है, वहां पर बहुत काठिन्य या हार्डनेस आ गया है, बहुत कठोरता है। अति उत्सेद मतलब द लंप और द विजिबल लंप इज वेरी बिग। शीघ्रपाकी, शीघ्रपाकी मतलब इसी अध्याय में आगे गुल्म के पाक के लक्षण आएंगे। जैसे व्रण का पाक होता है वैसे ही गुल्म का भी पाक होता है। जैसे किसी पीड़िका का पाक होता है वैसे ही गुल्म का भी पाक होता है। बिकॉज अल्टीमेटली पाक किस में होता है? पाक होता है जहां पर भी इन्फ्लेमेशन हो। सबको पिंपल्स आए हैं तो पिंपल्स में तो पाक सबने देखा है, पहले हार्ड पिंपल आता है, फिर धीरे से एक सफेद डॉट आना चालू हो जाता है और फिर उसमें पस फॉर्मेशन चालू हो जाता है। व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज देयर इज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो पाक इज समथिंग रिलेटेड विद इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन। तो इसीलिए सन्निपातज गुल्म इज क्लियर कट अ infectious inflammation of the abdominal organ. One of the abdominal organ is severely infected and inflamed. तो इसीलिए इसमें भी पाक होगा, इसमें भी म्यूकस बनेगा, पस बनेगा, इसमें भी कठोरता होगी, फिर मृदुता आएगी और फिर
मृदुता बढ़ जाएगी। इसमें भी पहले राग होगा, पहले ठंडक होगी, बट जब पाक होगा तो राग होगा, लाल कलर होगा, और फिर श्वेत कलर आके पाक हो जाएगा। तो शीघ्र पाकी होता है सन्निपातज गुल्म। और लास्ट में बताया है उन्होंने कि सभी गुल्मों में सन्निपातज गुल्म जो है वो असाध्य होता है, असाध्य होता है। टुडे हाउएवर गुल्म जो है, that because we do advanced surgery and we have advanced antibiotics depending upon the pathophysiology of the gulma or the symptom or the disease which the patient is suffering from, which we have already seen in the first and the second lecture. So depending on that, we have very nice antibiotics, and we have last but not the least the surgical option, जिसमें इंटरसेप्शन हो या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो या डाइवर्टिकुलाइटिस हो, कुछ भी हो, वी कैन ट्रीट दैट। हाउ डू वी ट्रीट दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा चीज है, जहां पर भी इन्फेक्शियस ओरिजिन का कुछ है तो उसको एंटीबायोटिक देके पहले कम करने का कोशिश करते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है कुछ, अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव है, इवन इन मॉडर्न मेडिसिन देर आर थ्री क्लियर reasons for gulma, or three clear reasons for all diseases which can be correlated to gulma. One is obstruction. So obstructive diseases can be correlated with kapha या वातज gulma. Second is inflammatory diseases and infectious diseases can be correlated with pittaj gulma, or the conditions can be correlated with pittaj gulma. And third is the sort of obstruction of paralysis or intersusception of the intestines, which can be correlated with the वातज गुल्म वैरायटी। सो वैसे ही उन्होंने तीन प्रकार की जैसी मतलब डिसीजेस का मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से वी हैव कोरिलेटेड, सिमिलर इज हियर ऑल्सो। all the diseases in which there is high infection and inflammation can be subsided with your antibiotics, and anywhere where there is an obstruction or an inflammation, what usually they do is they either cut the part and join the other two ends, जैसे diverticulitis में करते हैं, जो इंटेस्टाइन के पार्ट में डाइवर्टिकुलम फॉर्म हो गया है उसको काट देते हैं, या जो बावेल ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, नेक्रोस हो गया है, संकुचित हो गया है, तो उतने पार्ट को काट देते हैं और बाकी दो पार्ट को ज्वाइन कर देते हैं। तो दिस इज करंट। सो गुल्म एक्चुअली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ज्यादा इमरजेंसी कंडीशंस में गुल्म में वी हैव बेटर एलोपैथिक ऑप्शंस, एंड दैट इज व्हाई आई सेड इन द फर्स्ट लेक्चर कि मैंने आज तक एक भी गुल्म का पेशेंट नहीं देखा। द रीजन इज गुल्म इज अ डिसीज इन विच there is emergency. Gulma, most of the times gulma is a disease in which there is emergency, so patient will not like to come to an ayurvedic person, he will directly go and get admitted in a hospital. लास्ट में उन्होंने कहा है कि रक्तज गुल्मा। नाउ रक्तज गुल्मा यूटेराइन लियोमायोमा से हम कोरिलेट कर सकते हैं, यूटेराइन फाइब्रॉइड से कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इससे कोरिलेट हो सकती हैं, लेकिन एक ही चीज है जो कोरिलेट नहीं होगी, व्हाट वी विल सी इन द लक्षण पार्ट, द लास्ट लाइन। रक्तज गुल्म में कारण क्या क्या बताए हैं? रक्तज गुल्म में भी वात का प्रकोप होता है। गुल्म बिना वात के नहीं हो सकता, वात प्रकोप के नहीं हो सकता। वात या तो स्व कारण से प्रकोपित होता है या तो किसी और कारण से प्रकोपित होता है। तो यहाँ पर भी रक्त दुष्टि हो जाती है, रक्त दुष्टि के साथ साथ वात प्रकोप होता है और जिससे रक्तज गुल्म उत्पन्न होता है। तो रक्तज गुल्म के कारणों में उन्होंने दिया है ऋतु काल में उपवास। अगर ऋतु काल में या पीरियड्स के टाइम पे उपवास किया जाए तब रक्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है। ऑल दीज रीजंस मे नॉट बी कोरिलेटेड परफेक्टली, all these reasons may not be correlated perfectly to uterine fibroids, but this is what they observed. Probably they may be right, they may be wrong, but this is what they observed. गर्भ के भय से, तो अगर मैथुन करने के बाद गर्भ ठहर जाएगा इसके भय से रक्तज गुल्म उत्पन्न हो जाता है। रुक्ष आहार विहार नित्य लेने से भी रक्तज गुल्म उत्पन्न हो जाता है।
वेगावरोध, स्त्रियों में वेगावरोध बहुत कॉमन है, स्त्रियों में वेगावरोध बहुत कॉमन है। द रीजन इज स्त्री इज एक्सपेक्टेड टू बी कल्चर्ड। सेकेंड इज देर आर नॉट इनफ facilities for where Stree can do Mala Mutra Tyag. This is what is found even today also. Males जो हैं वो रास्ते के किनारे कहीं भी जाके सुसु कर लेते हैं, but females have to search for a toilet. When until and unless they get a toilet, they have to do Vegavarodh. So that is the main reason that Vegavarodh females में ज्यादा होता है। दूसरा चीज ये है कि फीमेल ज्यादा करके परिवार के सेवा में लगी हुई रहती है, किसी को भूख लगी है, किसी को इडली चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो एक MTR मिक्स के एडवर्टाइज में वो एक औरत के 10 हाथ बताए हैं, एक हाथ में इडली है, एक हाथ में डोसा है, एक हाथ में शीरा है, एक हाथ में उपमा है। तो ये सब चीजें होने की वजह से शी इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड, एंड दैट इज वाई वेगावरोध जो है वो स्त्रियों में ज्यादा होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रति स्तंभक द्रव्य के सेवन से भी, योनि दूषित होने के अन्य कारणों से भी रक्तज गुल्म उत्पन्न होता है, ऐसे उनका कहना है। नाउ योनि दूषित होने के अन्य कारण क्या है? इट माइट बी इन्फेक्शन, इट माइट बी सम सॉर्ट ऑफ इरिटेशन. So yoni is a part which has a large opening to the outside of the body, whereas all other parts except the mouth, the only opening which is as big as the yoni is the mouth. So, but mouth is usually closed. So, and mouth you have a orbicularis oris which closes the mouth tightly, whereas such things are not there in the yoni. So infections to the yoni are very common. तो इसीलिए योनि दूषित होना, योनि दूषित, यहाँ पर योनि जो लिखा गया है दैट इज नॉट व्हाट आई विल डू इज बाय द टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस स्लाइड, आई एम पुटिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स सो दैट ऑल ऑफ यू कैन mark your attendance. By the time I complete this slide, I will close down the meeting and then we will start with a new meeting. तो रति स्तंभक द्रव्य जो है, it is said that a male has less orgasm than a female. So a female to increase orgasm may use different sorts of devices, in which she increases the orgasmic nature of herself without having intercourse. मैथुन के सिवा अलग अलग चीजों को योनि में डाल के रति का आनंद ले सकते हैं स्त्रियां। तो एक तो वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का कारण हो सकता है, और दूसरा योनि दूषित होना बिकॉज द इजीएस्ट वे टू एंटर इन अ बॉडी इज द वजाइना, स्पेशली व्हेन द एनस इज right next to it. In the males, what happen, why urinary infections are not common in the males is because the anus and the penis, first of all the penis is a long organ with a small opening and it doesn't go near the anus. ठीक है। दूसरा, देयर आर टू टेस्टिकल्स, दो टेस्टिकल्स होते हैं जो एनस और पेनिस के बीच में होते हैं, दो पठानों के जैसे। तो दो पठान खड़े हैं तो इसीलिए वहां से इन्फेक्शन जाना पॉसिबल नहीं है। बट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल वजाइना इज सच दैट इवन वाइल वॉशिंग योर बटक्स, इवन वाइल वॉशिंग योर बम्स आफ्टर हैविंग डिफेकेटेड, या टॉयलेट करने के बाद सिर्फ जब वॉश करते हैं तो वो पानी भी इन्फेक्शन लेके योनि की तरफ जा सकता है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द योनि। तो दैट इज व्हाई योनि दूषित होने के कारण बहुत सारे होते हैं। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द रक्तज गुल्म कारण। रक्तज गुल्म कैन बी कोरिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स, बट रक्तज गुल्म योनि में होने वाला कोई भी शोथ या शूल, and here the yoni doesn't only mean the vagina, the yoni means every part of the female reproductive system, right from the vagina up to the ovaries, at least the uterus. तो यहां तक जाने वाला जो भी पार्ट है उस पार्ट में दूषितता आने से या इन्फेक्शन होने से रक्तज गुल्म उत्पन्न हो सकता है। So I am closing this meeting. I hope everybody has marked your attendance. I will give the link again in the next lecture. So all those who are not marked can mark again. Once you get the page that congratulations, your attendance has been recorded, you don't need to mark again. So please log in to the
same link I am closing this meeting.